जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे लिए आज हम लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर है, कक्षा 10 वालों के लिए है। ये 2023 में जो 2024 में अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये आज का विषय वीडियो उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो इसमें हम कक्षा 10 के वीडियो में इस वीडियो में लेकर के आए हैं कुछ खास चीज़ें, जिसमें आपको सभी प्रश्न के जो विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, आपके ये जो विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, जिस आपको 20 नंबर पूछे जाते हैं, ये सभी पार्ट के कवर करके एक में ही आपको देने का प्रयास किया गया है। तो अब आपको विकल्प के लिए जो 20 नंबर होते हैं, उसके लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। बस एक ही वीडियो में आपको समस्त 20 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी दे दिए जाएंगे, यानी आपका हल हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको आपके अपने क्वेश्चन की दुनिया में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन ये रहा। देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि फ्रांस की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई, ये है आपका 1815, 1830, 1848 या 1871। तो किसमें आंसर भी आपको साथ में दिया गया है। तो 1815 में हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ये सही है। 1815 में दिया गया। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति आपकी हुई है 1789 में। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर भी दिया गया है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? अठारह सौ नवासी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो फ्रांस जो है असीमित राजतंत्र था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये सही है। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की नागरिकता संहिता को कब लागू किया गया था? या फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष में लागू की गई? ऑप्शन है 1804, 15, 1829 या 41 में। तो 1804 में, यानी ऑप्शन आपका एक सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, यानी पहला ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस। ये ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वह फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ये है आपका सी। और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, या इसमें से सभी। तो इसमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? तो मध्य वर्ग के उदय का कारण था औद्योगिकीकरण,
अगला क्वेश्चन है जॉल्वे राइन का गठन कब किया गया? तो जॉल्वे राइन का गठन 1829 में किया गया। ये उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको उत्तर दिया गया है, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय आपको याद रखना 1815 में हुई है। अगला क्वेश्चन है विनया सम्मेलन में मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो विनया सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से मैटरनिख ने की थी। ऑप्शन ये सही है। फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना विनया कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्सो वंश। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो यूरोप में प्रथम विद्रोह 18 जुलाई 1830 में हुआ था। क्रांति ईस्वी 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका जोसेपी मोत्सिनी का संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से है। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? 1830 में। जर्मनी संस्कृत में बॉक्सजिस्ट का आशय क्या है? तो बॉक्सजिस्ट का मतलब है राष्ट्र का है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी से है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वान बिस्मार्क की थी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो इसमें बनाया है बी ऑप्शन सही है आपका, जूसेपे मोत्सिनी ने। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? इटली व जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में से कौन सा था? तो ये था ऑस्ट्रिया। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? फ्रांस प्रसा युद्ध में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? तो घोषित किया गया था कब? जनवरी 1871 में। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था कब? तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 में। आपको याद रखने हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। भारत के राष्ट्रपिता कहकर किसे स्थापित किया गया? महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है आपका भारत वापस आने पर गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। महात्मा गांधी का विचार क्या था कि धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉयल। पहला है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफ आंदोलन, चोरा चोरी या रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट था। ठीक है। अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। याद रखना है जलियांवाला बाग का कांड कब हुआ? जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां। तो ये तो हुआ कब? 1919 में। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? ये आपको याद रखना है। तो जलियांवाले बाग की जो कांड है उसमें जनरल डायर था अंग्रेज, उसने गोलियां चलवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो नागपुर में दिसंबर 1920 में। अगला क्वेश्चन है आपका दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। अगला है असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो
किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र जी ने। ठीक है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? यानी चौरा चौरी कांड हुआ 1922 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। ये याद रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए थे? तो यानी लाठियों के मारने से कौन मरद थे, कहने का मतलब ये है, तो लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? 1929 में। सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? 1930 में। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। कहाँ? यरबदा, दांडी, लाहौर, चंपारण। हाँ, तो दांडी में किया। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी नमक कानून तोड़ने के लिए। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी? सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके साथ शुरू किया गया था? दांडी मार्च के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? समाज सुधारक थे। शासकों ने किसको एक विशिष्ट उत्पाद प्रणाली के अधिकार दिए थे? गिल्ड को। कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। कपास या ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग होती थी? कार्डिंग। ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन सा था? कपास। 1871 में भाप इंजन का पेटेंट किसने करवाया? जेम्स वाट जी ने। श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने का क्या कारण था? बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखिए, आ रहा है आपके स्क्रीन पर दौड़ता हुआ, ये रहा। यूरोपीय कंपनियों ने भारत आना कब से शुरू किया? तो भारत आना यूरोपीय कंपनी 1750 में शुरू किया। भारतीय व्यापार पर किसने एकाधिकार स्थापित कर लिया था? ब्रिटिश ने। गुमास्ता का क्या कार्य था? गुमास्ता का कार्य था कपड़े की गुणवत्ता को जांचना। मद्रास में भारत की पहली कताई और बुनाई मिल ने उत्पादन कब से प्रारंभ किया? 1874 में। भारत ने पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? जमशेदपुर में। बड़े उद्योग भारत में कहाँ स्थित थे? बंगाल में। निम्नलिखित में से किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग। किस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारियों अथवा शिल्पियों के समूह गठित हुआ था? गिल्ड प्रणाली। रेशों के आधार पर ऊन छाटने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता था? स्टेपलर कहा जाता था। क्या? स्टेपलर। ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर कहाँ स्थापित की गई थी? लंदन में।
मुद्रण प्रणाली की सबसे पहली तकनीक चीन में कब विकसित की गई? 594 ईस्वी में। वाह। डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है। ठीक है, डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, प्राचीन पुस्तक है। इसकी छपाई कब हुई थी? 868 में। कब हुई थी? 868 में। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन व्यापारी जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी? बाइबिल। मुद्रण संस्कृत में आने से नए विचार का जन्म हुआ। ये विचार कौन थे? धार्मिक, रूढ़िवादी, अजारक, ये सभी थे। पेनी चैपबुक्स क्या था? सस्ती पुस्तक थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति किसकी देन है? मुद्रा प्रणाली की देन है। महिलाओं के विकास के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया गया? पेनी मैगजीन। बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? फ्रांस में। ठीक है। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने भारत के प्रथम साप्ताहिक पत्रिका गजट का प्रकाशन कब किया? 1780 ईस्वी में। ठीक है। 1821 में प्रकाशित संवाद कौमुदी की रचना कौन थी? राजा राम मोहन राय। आमार जीवन किसकी रचना है? आमार जीवन किसकी रचना है? रस सुंदरी देवी का। कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रेस की स्वतंत्रता नियंत्रित करने का कानून पास किया? 1820 में। ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 में। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित नहीं हुई? इंडोनेशिया में। काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक प्रक्रिया चीन से किस यात्री के माध्यम से पहुंची? मार्को पोला। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग निम्न में से किसके चित्रण में किया जाता है? ये सभी, यानी कपड़ों के प्रिंटिंग में, ताश के पत्तों के बांधने में, धार्मिक और सभी। तो ये सभी। सर्वप्रथम किस धार्मिक पुस्तक की छपाई की गई? बाइबिल। प्रोटेस्टेंट धर्म के सुधार हेतु 95 स्थापनाएं लिखी थी किसने? मार्टिन लूथर ने। साहित्य के नए रूपों में किसे शामिल किया जाता है? पांचांग को, लोक गाथा को, लोकगीत की पुस्तक को, या इनमें सभी को। संस्थानों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो उसकी सभ्यता और उसकी प्रौद्योगिकी पर। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक संसाधन है? चट्टानें। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन करती हैं? पुनः पूर्ति योग्य। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सी जैविक संसाधन का एक उदाहरण है? पशु। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? पवन ऊर्जा। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? अनवीकरणीय। भारत के किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधन
नवीकरणीय संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से भारत में किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? पठार। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया? ये किया गया 1992 में। लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? अति पशुचारण। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में पाई जाती है। ओडिशा में। ओडिशा। अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी कैसी होती है? लेटराइट मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? खनिज संसाधन। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड में। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है पोटास, चूना, फास्फोरस सभी। जलोढ़ मिट्टी मैदानी कहाँ पर होती है? ये मैदानी क्षेत्रों में होती है। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात में। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया? 38%। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। निम्न में से भारत के वनों और वन्य जीवों प्रशासन के संबंध में प्रभारी है? वन विभाग। निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? 1973 में। हिमालयन योग क्या है? एक औषधि पौधा है। अगला है कि वर्ष 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो इसमें पौधे हैं। वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या करते हैं? अवर्गीकृत वन। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? चिपको आंदोलन का उद्देश्य होता है वनों का संरक्षण करना, यानी वन संरक्षण है। ठीक है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। बीज बचाओ आंदोलन क्या है? टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद से फसलों का उत्पादन। देखिए, ये हमारे उन परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगिता में देते हैं जो इतिहास भूगोल से संबंधित होता है। खासकर यूपी पेट में जो परीक्षार्थी शामिल होते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? समुद्री जल। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में कितना भाग मीठे पानी का होता है? 2.5%। विश्व का अलवणीय जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों एवं हिमनदों के रूप में मिलता है? 70%। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? समाज में विभिन्न वर्गों के असमान वितरण, अत्यधिक जनसंख्या, जल प्रदूषण। उपरोक्त में से कौन है? तो डी इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि जल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में होता है? 97%। जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से उत्पन्न समस्या क्या है? जल जनित बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संसाधन का स्रोत है?
महासागरीय, स्थलीय, भूमिगत या सभी, तो इनमें से सब सभी हैं। निम्नलिखित में से किसने बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया? जवाहरलाल नेहरू को। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का है? जवाहरलाल नेहरू का। इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? भोपाल झील। निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? विद्युत, जल विद्युत। अगला क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यह है मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल है दालें। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? घास के मैदान को। रबी की फसलें को बोने का समय क्या होता है? रबी की फसल बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की खेती की जाती है? गहन जीविका कृषि। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है? गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूँ। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चना। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक पैदा होता है? तो गेहूँ सर्वाधिक पैदा होता है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित होती है? ज्वार। किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? उर्वरक का निर्माण। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती की जाती है? पंजाब में। निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रेणीदार खेती बनाई जाती है? उत्तराखंड में। कर्तन एवं दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अभ्रक। सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात स्थापित करना चाहिए? झारखंड। उड़ीसा में। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। बॉक्साइट ऐश का क्या है? एल्युमिनियम का। झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है किससे? यानी उसमें कौन सी क्या निकलता है उसमें? अभ्रक। भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश। कोलार किससे संबंधित है? कोलार सोने की खान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के भार को त्यागता है? वह चट्टानों के अपघटन से बनता है। कोयला। मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। कोरबा प्रसिद्ध है कोयले के लिए। हेमेटाइट प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। एंथ्रासाइट संबंध है किस खनिज से? कोयला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? लौह अयस्क। निम्न में से कौन सा इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तांबे का। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अन्वीकरण योग्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? लौह अयस्क। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण एवं संचय होता है? तलछटी चट्टाने में। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन है? प्राकृतिक ऊर्जा गैस। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान कहाँ का है? झारखंड का है। झारिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका आ गया ये, संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का विभाजन क्या सही है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य में होता है। भारत के संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया, इसे क्या कहा जाता है? पंचायत नगर पालिका। संविधान की 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को।
निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी 1992 में। भारत में कितने राज्य संघ क्षेत्र हैं? 8। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों के अपकेंद्रीकरण। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हुई? संघ को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ और इसी समय केंद्रों में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई? 1990 में। स्वशासन निकायों के निर्वाचित सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों की अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए? 1/3। संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा। लोकतंत्र में दिखाई देने वाले सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी होती है? राजनीतिक दल। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल के मुख्य तत्व होते हैं? ये सभी होते हैं। अमेरिका जैसे कुछ लोकतांत्रिक देशों में उम्मीदवार का चुनाव कैसे करते हैं? राजनीतिक दल के सदस्य का समर्थन करके। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं? तो 2 दलीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जब बहुदलीय व्यवस्था में कई पार्टियां चुनाव लड़ने तथा जीतने के उद्देश्य से हाथ मिलाती हैं तो इसे किस प्रकार की सरकार कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गठबंधन सरकार। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? राजनीतिक पार्टियां कहते हैं। ऐसी प्रणाली संस्था जिसमें समाज की प्रकृति, राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक का इतिहास तथा चुनाव प्रणाली सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आदर्श पार्टी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? आधुनिकता। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? कांशीराम। निम्नलिखित में एक पार्टी जो एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोट का कम से कम 6% प्राप्त करती है तो इसे किस रूप में मान्यता दी जाती है? तो उसे राजदल की मान्यता दी जाती है। हमारे देश में राजनीतिक दलों इसके नेताओं को सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए हैं इनमें से कौन से हैं? तो इनमें से सभी विरोधी कानून है, संपत्ति आधिकारिक मामलों का विवरण है, आयकर रिटर्न, उपरोक्त ये सभी। राजनीतिक दलों में सुधार के लिए किसने धन और अध्यारोपित के प्रभावों को कम करने के लिए एक आदेश पारित किया? सर्वोच्च न्यायालय। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें राजनीतिक दलों पर लोगों पर अधिक विश्वास नहीं होता और दूसरा है दलों में अक्सर बड़े नेताओं की घोटालों की गूंज सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो कि डट की आवश्यकताओं के अपेक्षा अनुरूप कार्य करे, यानी नागरिकों की अपेक्षा के अनुरूप कार्य करे। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना गया है? सरकार का। लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? नागरिक के। किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित प्लान करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों की जाती है? लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के पर आधारित है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के संबंध में अत्यधिक क्या सफल हुई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर
अधिक है तानाशाही की। आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप हैं? ये है आर्थिक परिणाम है। लोकतांत्रिक सरकार वाले देशों से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह किसकी वृद्धि एवं विकास करे? आर्थिक गतिविधियों की। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश कौन है? भारत है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन होता है? जनता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के विषय में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं में असमानता बनी रहती है। लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को उसके अनुरूप होना चाहिए। किसके? सामाजिक विविधता के। कौन सी शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंद्विताओं को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को भी कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की गई है? वह क्या है? लोकतांत्रिक शासन। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन सी चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। बहुसंख्यकों का शासन। किस शासन से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग समूह बहुमत का निर्माण करें। बहुमत का शासन। अगला क्वेश्चन है, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? विकास का महत्वपूर्ण घटक आय है। आय जितनी अधिक होगी उतना ही विकास हो सकता है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय संबंधित है? हरियाणा की। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 16 के अनुसार भारत में अधिक ऊंचा है? श्रीलंका का। सामान्यतः किसी देश का विकास उसकी आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसका? प्रति व्यक्ति आय का। औसत साक्षरता पर। सही है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। मान लीजिए एक देश में चार परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 5,000 है तो चौथे की आय कितनी होगी? 6,000। सतत विकास निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है? आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विकास बल देता है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 130। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक स्थापित की गई? 1970। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, उपज की उचित कीमत, सब कुछ यानी उपरोक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किसी नाम से जाना जाता है तो वो क्या है? औसत आय। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1,000 जीवित बच्चों पर। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में लोगों के बीच सामान्य विकास का लक्ष्य क्या है? आय। भारत के किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? केरल में। व्यक्ति की वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है? जैविक से। इनमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक का। BMI का विस्तार रूप क्या है? BMI का है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किसकी या किस आधार पर निर्धारित की जाती है? तो ये प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, लोगों की व्यवस्था, सभी के ऊपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? खनन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है? मछुआरा।
एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र भारत की आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र कौन शामिल किए गए हैं? सेवाएं। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग। निम्नलिखित किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी एक्ट चला गया था? 2005 में। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम शामिल है? ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या था? लाभ कमाना। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? 1%। ओहो। भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? पेट्रोलियम पदार्थ का। 1950 और 1960 के मध्य में किन वस्तुओं के आयात की अनुमति थी? सभी की। मशीनरी, उर्वरकों, पेट्रोलियम में सभी की। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा और वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया? विकसित देश के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? 1995 में। वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण निम्न में से किसमें वैश्वीकरण में से सुधार हुआ? डी। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ? कृषि क्षेत्र में। वैश्वीकरण को फैलाने में किसने बड़ी भूमिका निभाई? तो सूचना और परिवहन ने। वैश्वीकरण शब्द का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने उन स्थानों में स्थापित करती है जहां सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो, सस्ते ऊर्जा संसाधन हो और सरकार का कम हस्तक्षेप हो। ये सभी जहां होती है तहां वो अपनी कंपनियां स्थापित करता है। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार में से निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त हुआ? तो इसमें विकासशील देशों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। और दूसरा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संसाधनीय पदार्थ। वस्त्र निर्यात उद्योग में मजदूरों को कम वेतन मिलने का क्या कारण है? कच्चे माल की लागत में वृद्धि, मशीनों की बड़ी कीमतें, ऊर्जा संसाधन का महंगा होना, ये सभी लागू होता है। किस देश यानी निम्न में से किस माध्यम में छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सकती है? तो ये पहला। और दूसरा, सरकार नीतियों की प्राथमिकता देकर और WTO के न्यायपूर्ण नियम बनाने का आग्रह करके। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? 1960 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितने स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई? 3। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है चुनने का? उपभोग का बाजार में तो चुनने का अधिकार है। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? खाद्य पदार्थ का। अगला है कि 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वह संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे क्या कहते हैं? उसे ISO कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया कब गया? 1985 को। शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? एग मार्क का। खुद को बचाने के लिए उपभोक्ताओं को क्या चाहिए? उपभोक्ता जागरूकता चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा नियमित की गई है 1986 में। एक उत्पाद पर MRP का अर्थ क्या है? अधिक खुदरा मूल्य है। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार पारित किया गया अक्टूबर 2005 में। उपभोक्ता कल्याण गठन के विश्व स्तरीय संस्थान को कहते हैं उपभोक्ता इंटरनेशनल। हॉलमार्क निम्नलिखित में से किन पर चिन्हित होता है? जेवर पर। और उपभोक्ता संबंधित मामलों की अंतिम अपील निम्न में से कहाँ की जाती है? उच्चतम न्यायालय के समकक्ष। तो ये रहा आज का ये वीडियो। हमें आशा है कि ये वीडियो कक्षा 10 वालों तथा जो इतिहास भूगोल से संबंधित परीक्षा देने वाले कंपटीशनर शूटर होते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।